प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज कक्षा 10 की विज्ञान की वर्चुअल क्लास परियोजना में हम आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। छात्रों, गए बार हमने पढ़ा था कि नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते समय हमने देखा था कि नाभिकीय अभिक्रियाएं परमाणु में जो नाभिक होती है उसी के द्वारा होती हैं। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि नाभिकीय अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है नाभिकीय संलयन और दूसरी होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन ये दोनों अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निष्कासित होती है और ये ऊर्जा हम उपयोग में ला सकते हैं। आपने गई कक्षा में ये भी देखा था कि जब परमाणु आपस में क्रिया करते हैं या आपस में संलयित होते हैं तो ऊर्जा निकलती है और सूर्य में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। या सूर्य को हम आग का गोला इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर संलयन के कारण ही ऊर्जा निर्मित होती रहती है। संलयन के कारण जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं, परंतु प्रयोगशाला में दो परमाणुओं का आपस में संलयन करके ऊर्जा को प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। हमारे वैज्ञानिकों ने कई प्रयासों के बाद भी इस कार्य को करने में सफलता नहीं पाई है, परंतु नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में हमारे वैज्ञानिक सफल रहे हैं। दिन पर दिन हमारे यहाँ पर ऊर्जा का संकट बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, इसलिए नाभिकीय ऊर्जा की हमें बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने लगी है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूरेनियम 235 जिसकी कि नाभिक अत्यंत नाजुक होती है तथा न्यूट्रॉनों के टकराने से विखंडित होने लगती है, इसी यूरेनियम 235 का उपयोग हम करके और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, इसके लिए कौन से उपकरण होते हैं या कौन सी भट्टियाँ होती हैं, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में मेरे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं श्रीमती संगीता अग्रवाल। संगीता जी आपको बताएंगी कि हम किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नाभिकीय विखंडन कैसे होता है और नाभिकीय रिएक्टर किस प्रकार से कार्य करते हैं। संगीता जी। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, नाभिकीय संलयन एक बहुत ही कठिन क्रिया है और उससे हमें ऊर्जा तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक सक्षम नहीं हैं कि नाभिकीय संलयन की क्रिया को प्रयोगशाला में संभव कर सकें। अतः हमारे पास एक स्रोत है, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम उपयोग कर सकें। नाभिकीय विखंडन से असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है और वो असीमित ऊर्जा का उपयोग हम न केवल विध्वंसक या संहारक कार्यों में बल्कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। शांतिपूर्ण कार्य जैसे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं या कृषि में या चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को यदि हम नियंत्रित कर लें, किसी कारणवश जो श्रृंखला अभिक्रिया है जिसमें लगातार नाभिक विखंडित होता है और न्यूट्रॉन्स बनते रहते हैं, उसे यदि हम उन न्यूट्रॉन्स के वेग को और उन न्यूट्रॉन्स के ज़्यादा मात्रा में बनने को हम किसी तरह से नियंत्रित कर लें तो इसे हम क्रांतिक अभिक्रिया कहते हैं और इसी क्रांतिक अभिक्रिया का उपयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिससे हम शांतिपूर्ण कार्य के लिए या बिजली आदि उत्पादन में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। आइए देखिए, आप टेलीटॉप पर एक संयंत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। इस संयंत्र में आपको ये बीच वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है एक पात्र है। इस पात्र के अंदर बीच बीच में इस जगह ये क्षणनुमा रचनाएं आपको दिखाई दे रही है। ये क्षणनुमा रचनाएं यूरेनियम ईंधन है। इसी यूरेनियम ईंधन का हम विखंडन करते हैं। ये यूरेनियम 235 है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं यूरेनियम 235 ही विखंडनीय पदार्थ है और इसी के विखंडन से हमें असीमित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यह नाभिकीय रिएक्टर इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब इस यूरेनियम
235 या यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा को, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, शीतलक, इनमें जो पदार्थ है, ये सारी ऊष्मा ये पदार्थ ग्रहण कर लेता है और इस पाइप से ये शीतलक आता है और इस पाइप के द्वारा ये एक ऊष्मा परिवर्तक एक दूसरे पात्र में जा रहा है जिसका नाम ऊष्मा परिवर्तक है। यहाँ ये अपनी सारी ऊष्मा इस शीतलक पाइप के बाहर रखे पानी को दे देता है। ये सारी ऊष्मा ये पानी ग्रहण कर लेता है और ये जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से वाष्प को बाहर भेजा जाता है और ये वाष्प या भाप टरबाइन को घुमाती है और ये टरबाइन के घूमने से हमें बिजली या विद्युत प्राप्त होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर हम मुख्य अवयव इसके देखें। नाभिकीय संयंत्र के सबसे पहले ईंधन, जो कि हम यूरेनियम 235 के रूप में लेते हैं। दूसरी, इसमें ये लंबी वाली छड़ आपको दिखाई दे रही है, नियंत्रक छड़ें, ये कैडमियम या बोरॉन की बनी होती हैं। ये छड़ आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रही हैं। इन्हें हम समंजित कर सकते हैं, इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। इन छड़ों को हम नीचे ऊपर कर सकते हैं। जब भी इन छड़ों को नीचे किया जाता है तो ये यूरेनियम के अंदर, इस ईंधन के अंदर आ जाती हैं और यहाँ पर ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का जो कार्य है क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन ही एक ऐसा कण है जो कि यूरेनियम पर जब भी उसकी बौछार की जाती है तो वो न्यूट्रॉन उस यूरेनियम को दो नाभिकों में तोड़ देता है और फिर जब दो नाभिक बनते हैं तो वो फिर से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ हम चूँकि नियंत्रित कर रहे हैं तो ये छड़ें इस यूरेनियम के अंदर जब भी आएंगी उसकी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं। जब न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाएगा, अर्थात केवल उतने ही न्यूट्रॉन बचेंगे इसमें जितने कि उस विखंडन में जरूरी है। ज़्यादा मात्रा में अगर न्यूट्रॉन होंगे तो श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित अभिक्रिया होगी और उसका परिणाम होगा परमाणु बम और भयंकर इसमें विस्फोट हो सकता है। यहाँ पर एक और पदार्थ की छड़ आपको यहाँ पर यूरेनियम के पास ही इसमें होती है, दिखाई दे रही है, और ये होते हैं मंदक। मंदक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मॉडरेट, उसको कम करने वाला। जो न्यूट्रॉन की गति है या न्यूट्रॉन का वेग है उसे ये मंदक कम कर देते हैं, यानी तीव्र गति से प्रवाहित होने वाले न्यूट्रॉन्स को ये मंदक उसकी गति को कम कर देते हैं, क्योंकि जो सारी ऊर्जा है वो न्यूट्रॉन इन मंदक को दे देते हैं और उनकी गति कम हो जाती है। इस प्रकार यूरेनियम का विखंडन होता है, ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा शीतलक के द्वारा ऊष्मा परिवर्तक में जाती है। ऊष्मा परिवर्तक में जल वाष्प में परिवर्तित होता है और वाष्प टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न कर देती है। हम इसे एक मॉडल के द्वारा भी आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए आप खुद भी ये मॉडल बना सकते हैं। यहाँ देखिए, ये पूरा नाभिकीय रिएक्टर आपको दिखाई दे रहा है। जो आप छोटे रूप में देख रहे थे, अब ये थोड़ा सा और बड़े रूप में आप देखिए। ये पूरा संयंत्र है, परमाणु भट्टी, जिसमें कि हमने बीच में ये यूरेनियम की छड़ें ईंधन के रूप में काम में ला रहे हैं इसको। इसके आसपास मंदक, जो कि ग्रेफाइट या भारी जल दोनों ही हो सकता है। ऊपर जो आपको छड़ें दिखाई दे रही है ये नियंत्रण छड़ें हैं जो कि कैडमियम या बोरॉन की बनी होती है। इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब ये छड़ें इसके अंदर जाएंगी तो ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की वजह से विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है या कंट्रोल में रहती है। और जब इन छड़ों को ऊपर कर लिया जाता है तब ये छड़ें बाहर आ जाती हैं, इनके संपर्क में इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो यहाँ पर ये जो मंदक है ये इसकी न्यूट्रॉन की गति को कम कर रहे हैं। ये नियंत्रण छड़ें इसे
अवशोषित कर रही है। जब हमें नाभिकीय ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना है, इन्हें ऊपर कर दिया जाएगा, और जब कभी कम करना है, इन्हें हम अंदर कर देंगे। ये आपको शीतलक पाइप दिखाई दे रहा है, इसमें शीतलक भरा है, ये यहाँ से प्रवाहित होगा, एक पंप के द्वारा इसे भेजा जा रहा है, और ये यहाँ से ये अपनी ऊष्मा, यूरेनियम के जो छड़ है, ईंधन है, ये जो नाभिकीय ऊष्मा इस यंत्र के अंदर निकल रही है, जितनी भी ऊर्जा है वो ये ऊर्जा इस शीतलक को दे देगी, और ये शीतलक फिर से ये यहाँ पर आ गया एक सर्पिलाकार पाइप के द्वारा, और यहाँ से ये अपनी सारी ऊष्मा इस जल को दे देता है, और ये जल वाष्प में परिवर्तित होकर उस पाइप के द्वारा आगे, जहाँ की बिजली घर के रूप में हमने जितने भी यंत्र लगाए जाते हैं उसे देकर बिजली प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार हम नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि संगीता जी ने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन के द्वारा हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। संगीता जी ने बताया कि संयंत्र में जो मंदक रहता है वो ऊर्जा की मात्रा को कम करता है, साथ ही साथ जो छड़ें लगती हैं जो कि बोरान की होती हैं या कैडमियम की होती हैं, वो श्रृंखला अभिक्रिया में से 2 न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती हैं और 1 न्यूट्रॉन को छोड़ देती हैं। 1 न्यूट्रॉन के कारण क्रिया चलती रहती है और जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा कि यदि इस प्रकार की छड़ों का उपयोग न किया जाए तो यह विस्फोट करने वाली ऊर्जा होती है, और इसलिए इन छड़ों का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शीतलक के रूप में हम भारी जल का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ तरल या द्रव सोडियम का उपयोग भी किया जाता है। तो अब हम संगीता जी से ये जानना चाहेंगे कि हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार के संयंत्र कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, और साथ ही साथ कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं या हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसमें सफल परीक्षण किए हैं, कृपया हमें उनके बारे में जानकारी देंगी। जी हाँ विनया जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि हमारे देश में परमाणु युग या परमाणु ऊर्जा की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे अधिक श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, जो कि परमाणु अनुसंधान एवं परमाणु ऊर्जा के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया, और आज भी जो बॉम्बे के निकट ट्रॉम्बे में जो संयंत्र स्थापित है, ये आप देख रहे हैं परमाणु संयंत्र, यहाँ काफ़ी परमाणु भट्टियाँ कार्य कर रही है, जो कि सभी शांतिपूर्ण कार्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करती है। और यहाँ जो भट्टियाँ हैं उनके नाम है अप्सरा, जर्लीना, पूर्णिमा आदि और साइरस। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी, ये चित्र आप देख रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने कि टाटा नाम आपने काफ़ी सुना होगा, टाटा एक्सपोर्ट, सभी चीज़ों में आपने जितने भी आप ट्रक और बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, टाटा एक बहुत ही बड़े उद्योगपति थे। उनके साथ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, और यहीं से हमारे यहाँ परमाणु युग का प्रारंभ हुआ। इन्हीं के साथ कुछ और वैज्ञानिक, उनके चित्र भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर APJ कलाम, के संथानम, R चिदम्बरम, अनिल काकोडर, ये सभी बहुत ज़्यादा परमाणु ऊर्जा में उन्होंने काफ़ी काम किया है, और आज जो हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा के इतने अच्छे जो इसके उपयोग हो रहे हैं, या जो जितने भी हमारे पास रिएक्टर हैं, उसके लिए उनका पूरा श्रेय इन्हीं वैज्ञानिकों को जाता है। साथ ही मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा नोट कर लें कि किस तरह नाभिकीय रिएक्टर में क्रियाएं हुई हैं और कौन कौन से उसमें अवयव हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे भारत में किस किस जगह कौन कौन से नाभिकीय रिएक्टर उपस्थित है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नाभिकीय रिएक्टर। सबसे पहले इसका सिद्धांत कि यदि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाओं को नियंत्रित कर लिया जाए तो इसकी ऊर्जा को बहुत ही लाभदायक कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये नियंत्रित अभिक्रियाएं जिस भट्टी में की जाती है उसे हम परमाणु भट्टी या नाभिकीय
रिएक्टर कहते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के जो प्रमुख अवयव हैं आप उन्हें देख लें। सबसे पहले ईंधन, जैसा कि हमने बताया था, ईंधन में हम यूरेनियम 235 लेते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि यूरेनियम जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसमें 99.3% यूरेनियम 238 होता है जो कि विखंडन युक्त नहीं है। तब आप सोच रहे हैं कि 100 में से 99.3% यूरेनियम तो विखंडन हो ही नहीं रहा है उसका, तब कैसे संभव है? केवल जो 0.7% यूरेनियम बचता है जो कि यूरेनियम 235 होता है वही विखंडन योग्य है। तो हम उसे संवर्धन या एनरिचमेंट के द्वारा उसमें 0.7% यूरेनियम जो भी है उसी से हम प्राप्त करते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ईंधन पर जब भी मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो उसका विखंडन होता है और हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद मंदक, जो आपने देखा मॉडल में भी, मंदक एक ग्रेफाइट की छड़ या भारी जल, मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट भी ले सकते हैं या भारी जल भी ले सकते हैं, और ये जो भी न्यूट्रॉन्स है उनकी ऊर्जा और गति को नियंत्रित करते हैं। इसके पश्चात न्यूट्रॉन अवशोषक, जो कि छड़ आपने देखा कैडमियम या बोरॉन की, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे ला सकते हैं। वो कैडमियम या बोरॉन की छड़ न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है और ये अवशोषित न्यूट्रॉन और अधिक विखंडन नहीं कर सकते और हमें परमाणु बम की तरह विस्फोटक पदार्थ नहीं मिलते, बल्कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है शीतलक या कूलेंट। ये शीतलक के रूप में हम सादा पानी भी ले सकते हैं या सोडियम भी ले सकते हैं। यहाँ सोडियम, आप सोच रहे होंगे कि सोडियम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि सादे पानी की रेंज आपको मालूम है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 पर वो जमता है और 100 पर उबलता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। हमें सोडियम में एक फ़ायदा होता है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा या पिघलेगा और 900 डिग्री या 900 डिग्री पर वो वाष्प में परिवर्तित होगा। तो यहाँ हमें एक रेंज मिल जाती है और इसलिए हम सोडियम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात जिसका कि हम जिक्र करने जा रहे हैं, इस नाभिकीय संयंत्र के बाहर एक रक्षात्मक कवच होता है जिसे कोर कहते हैं और ये सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है। काफ़ी मोटा आवरण होता है, ये लगभग 10 मीटर मोटा होता है और यही वो कोर या रक्षात्मक कवच है जिससे कि रेडियोधर्मी विकिरण बाहर नहीं फैलते। पुराने समय में जब युद्ध के लिए राजा महाराजा जाते थे तो वह एक ऊपर अपना कवच, धातु का मोटा कवच धारण कर लेते थे और इसी प्रकार यहाँ एक कवच बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेडियोधर्मी विकिरण जो भी फैलते हैं या जो नाभिक से इस क्रिया के दौरान जो भी विषैले पदार्थ निकलते हैं वो पर्यावरण को दूषित न करें, वायुमंडल में न फैलें, इसलिए रक्षात्मक कवच बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 को जब हम विखंडित करते हैं तो उससे प्राप्त ऊष्मा 2000 टन कोयले से प्राप्त ऊष्मा से भी के बराबर होती, यानी केवल 1 किलो यूरेनियम और कहाँ 2000 टन कोयला। आप खुद सोचिए कि क्या इन दोनों की तुलना हो सकती है। तो यहाँ पर हमें वो कल्पना ही कितनी सुखद लगती है कि केवल इतनी सी चीज़ से हम इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि 2000 टन कोयला जब लाएंगे तब उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो ये भी बताना ज़रूरी है कि कोयला जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला स्रोत है, उसकी भी हम उसका भी वो कर सकते हैं कि कम से कम ऊर्जा का जो संकट आने वाला है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा द्वारा समाप्त कर सकते हैं। अभी संगीता जी ने आपको बताया कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन कौन से अलग भाग होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में मंदक क्या होता है या कौन सी छड़ें वहाँ पर उपयोग में लाई जाती हैं, इसके बारे में कई प्रश्न आते हैं। अतः मेरा छात्रों से अनुरोध है कि अगर वो अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें तो उन्हें परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी।
संगीता जी ने बताया कि हम शीतलक के रूप में सोडियम का उपयोग क्यों करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि हम जहाँ पर पानी का उपयोग कर रहे हैं वहाँ हम सोडियम जैसी धातु का भी तरल रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि उसकी शोषण क्षमता पानी से अधिक हमको प्राप्त होती है। साथ ही साथ संगीता जी ने बताया कि मंदक के रूप में छड़ें जो लगाई जाती हैं, भारी जल का जो उपयोग किया जाता है, वो श्रृंखला अभिक्रिया को धीमा कर देता है और इसलिए हम आवश्यक मात्रा में ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि यूरेनियम 235 से जो ऊर्जा मिलती है उससे हमारा ऊर्जा संकट दूर हो सकता है, क्योंकि कोयला बहुत अधिक मात्रा में जलाने के बाद हमें ऊर्जा देता है। अब मैं संगीता जी से अनुरोध करूंगी कि भारत में जो संयंत्र हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दें, ताकि हमारे छात्रों को ये पता चले कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे संयंत्र कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं जिनसे कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। संगीता जी। जी हाँ, भारत में सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया ट्रॉम्बे ने बॉम्बे के पास में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणु भट्टियाँ स्थापित की गई। उसके बाद भारत के बॉम्बे के अलावा कलपक्कम, राजस्थान और नरोरा, जो 4 प्रमुख नाभिकीय रिएक्टर हैं हमारे पास, एक तो ट्रॉम्बे में, दूसरा कलपक्कम में, तीसरा नरोरा में और चौथा है एक और अभी नया शुरू हुआ है गुजरात में काकरपारा में। आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो 4 प्रमुख है वो आप नोट कर लीजिए। और इसके अलावा भी जो नए स्टेशन बनते जा रहे हैं या जिन पर योजना बनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में भी इसे कई बार पूछा जाता है कि भारत में कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर पावर स्टेशन है। दूसरा है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, तीसरा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन और चौथा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम। तारापुर महाराष्ट्र या बॉम्बे में है, राजस्थान में कोटा के पास ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास स्थित है और कलपक्कम यानी मद्रास या चेन्नई में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना राजीव गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने की थी और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नामकरण भी किया, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, और यहाँ जो रिएक्टर है उसका नाम है कामिनी। इस प्रकार ये 4 मुख्य हैं। इसके अलावा गुजरात में काकरपारा में भी, और ये स्टेशन है कर्नाटक में एक और अभी बन रहा है और कुछ उसमें काम भी शुरू हुआ है कैगा नामक स्थान पर। संगीता जी ने अभी आपको बताया कि हमारा देश भी कितना विकासशील देश है, जहाँ पर कि हमने कई सारे ऐसे संयंत्र लगा रखे हैं। और अब तो ये बहुत ही सुखद बात है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और उन्होंने भी इसमें बहुत अधिक कार्य किया हुआ है। संगीता जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये नाभिकीय रिएक्टर चलते हैं तो इनमें ये जो पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 है या प्लूटोनियम है, तो निश्चित ही ये ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। हम सामान्यतः देखते हैं कि जब कोई ईंधन का जलाया जाता है तो उससे कुछ न कुछ अपशिष्ट बचते हैं और वो प्रदूषण फैलाते हैं। तो क्या ये नाभिकीय रिएक्टर में जो हम उपयोग में लाते हैं पदार्थ जैसे यूरेनियम 235, क्या इनसे भी कोई अपशिष्ट निकलते हैं जो वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं? जी हाँ विनिया जी, मैं अभी नाभिकीय अपशिष्ट पर बात करने से पहले एक और रिएक्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। अभी हमने नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक और प्रकार के भी रिएक्टर होते हैं जिन्हें हम ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। ये ब्रीडर रिएक्टर, चूँकि अभी जैसा हमने पढ़ा 0.7% यूरेनियम 235, बहुत ही कम मात्रा यूरेनियम की जो कि विखंडन योग्य है, लेकिन इन ब्रीडर रिएक्टर की खासियत ये है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर लीजिए, कि इसमें यहाँ ईंधन को हम एनरिच करके या समृद्ध करके, चूँकि यूरेनियम 235 को हमें समृद्ध करना पड़ेगा, उसे संवर्धित करना पड़ेगा, तब जाके हम उसका विखंडन करा सकते हैं। लेकिन हम यूरेनियम 238 का उपयोग ब्रीडर रिएक्टर में सीधे ही कर सकते हैं। हमारे पास यूरेनियम 238 काफ़ी मात्रा में मौजूद है और यूरेनियम 235 कम मात्रा में। तो एक नए प्रकार के हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने रिएक्टर तैयार किया है जिससे कि हम यूरेनियम 238 का भी विखंडन सीधे कराकर और नए पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं जो कि विखंडनीय है। हम यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम,
प्राप्त करते हैं और वो प्लूटोनियम विखंडित होकर नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करता है। नाभिकीय अपशिष्ट की जहाँ तक बात है कि जब भी परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो इससे बहुत ही, परमाणु ऊर्जा तो ठीक है, लेकिन जब कोई पदार्थ उसमें से बचते हैं या कभी संयंत्र में रिसाव हो जाता है, जैसा कि एक चेरोनोबिल, रूस में चेरोनोबिल में परमाणु संयंत्र से रिसाव हुआ था और वहाँ बहुत ही खतरनाक, उससे विषैले उसके जो विकिरण है आसपास फैल गए और उस विकिरण से ज़बरदस्त जन धन और सभी जल प्रदूषित हुआ, भूमि प्रदूषित हुई, वायु प्रदूषित हुआ, सभी कुछ तहस नहस हो गया था। और साथ ही जो रिएक्टर में नाभिकीय अपशिष्ट, जो कचरा बच जाता है, जब हम उसे उपयोग में लाते हैं और उसके बाद जो कचरा बचता है उसे हम नाभिकीय अपशिष्ट कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आप देखिए 26 अप्रैल 1986 के दिन सोवियत रूस में चेरोनोबिल नामक स्थान पर एक दुर्घटना हुई और उसी दुर्घटना से इतने दूसरे देश भी इतने डर गए, इतने ज़्यादा डर गए कि परमाणु ऊर्जा के नाम से ही वो घबराने लगे। वहाँ पर ये हुआ, संयंत्र में लापरवाही हुई या जो भी कारण रहा हो, उससे पूरे के पूरा जो एक रिएक्टर है उसकी छत पिघल गई और छत पिघलने से सारा रेडियोधर्मी पदार्थ वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया और वो वाष्प पूरे यूरोप में, न सिर्फ उतने एरिया में बल्कि यूरोप के आसपास के देश में फैल गई। 10 दिन तक उस भट्टी से लगातार आग निकलती रही। 10 दिन तक, यानी कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना भयानक कोई हादसा भी हो सकता है। 10 दिन तक वो नाभिकीय रिएक्टर ऐसा ही जलता रहा, उसमें से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व निकलते रहे और सारे यूरोप में फैल गए, जापान और भी दूसरी जगहों पर फैल गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। तो यह एक बहुत ही बड़ा हादसा, जो कि परमाणु संयंत्र का ठीक से रखरखाव न किया जाए तो हो सकता है। संगीता जी, मैंने सुना था कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब युद्ध में बम डाले गए थे तो वहाँ पर भी बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिले थे। हमने ये भी सुना है कि आज तक भी कई बच्चों में उस विकिरण के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी? हाँ, देखिए, जब भी युद्ध होते हैं तो ये माना जाता है कि किसी न किसी प्रकार दूसरे देश को हराया जाए या उसे तहस नहस कर दिया जाए। यहाँ जब वैज्ञानिक किसी चीज़ का आविष्कार करता है तो वो ये नहीं सोचता कि शायद इसका इतना विध्वंसक उपयोग किया जाए, या कई बार इतना दबाव रहता है वैज्ञानिक पर कि उसे ना चाहते हुए भी बहुत से आविष्कार करने पड़ते हैं। वो तो करता है अच्छे के लिए, लेकिन उसका जो खराब रूप जब सामने आता है, और वो परमाणु ऊर्जा का सबसे विध्वंसक रूप है परमाणु बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है, लेकिन जब हम किसी भी रिएक्शन को या श्रृंखला जो अभिक्रिया है उसे नियंत्रित नहीं करते हैं और वो विस्फोट के साथ जब अत्यधिक मात्रा में उससे ऊर्जा निकलती है और वो परिणति होती है उसकी परमाणु बम के रूप में। हिरोशिमा और नागासाकी में यही हुआ। जापान के जो 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप ये बम गिराए गए और उनका अत्यंत विनाश हुआ। आप देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर, स्क्रीन पर आप देखिए, ये बम बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। इतना दूर दूर तक उसका असर पड़ा कि आज भी वहाँ के बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। वहाँ के वातावरण में रेडियो एक्टिव विकिरण इतना ज़्यादा फैल गया कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जल, थल, भूमि, वायु सब कुछ रेडियोधर्मी हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा विकिरण झेलने को विवश हैं। आप थोड़ा सा चित्र भी देखिए, टेलीटॉप पर चित्र में दिखाया गया है। ये रेडियो एक्टिव फॉल आउट, ये चित्र आप जो देख रहे हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी, यहाँ पर ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है पृथ्वी पर, ये अलग अलग मंडल हैं, वायुमंडल के अलग अलग भाग हैं। जब भी यहाँ से कोई विकिरण निकलता है तो वो पहले पूरे वातावरण में फैल रहा है, ये देखिए, और ये वातावरण में फैलने के पश्चात फिर कई मील, कई किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद वो फिर से पृथ्वी पर आता है और पूरी आसपास के इलाके में वो
फैल जाता है। इसे हम रेडियो एक्टिव फॉलआउट या रेडियो एक्टिव धूल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रेडियो एक्टिव क्या है। तो जो पदार्थ जिनसे कि हानिकारक किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा किरणें, जिन पदार्थों से किरणें निकलती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, और इन किरणों को हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक होती हैं। जैसा कि अभी आपको संगीता जी ने बताया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ, प्रकृति में कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अपने आप ही कई किरणों को देते रहते हैं और लगातार ये अल्फा बीटा कण इनमें से निकलते रहते हैं। यही पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो किरणें निकालते रहते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। पर हमने दूसरी ओर ये भी देखा कि इनसे हम ऊर्जा को बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त भी कर सकते हैं। पर बच्चों, आपने देखा कि मनुष्य जहाँ पर उसका सफल प्रयोग अपने लाभ के लिए करता है, कहीं कहीं पर लोग उसका दुरुपयोग भी बहुत करने लगते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जापान के 2 बड़े शहरों के ऊपर जब बम डाले गए तो आज तक उनका विनाशकारी प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या संगीता जी, इन विनाशकारी प्रभावों को किसी तरह से रोका नहीं जा सकता है कि जिससे मनुष्य हानिकारक प्रभावों से बचा रहे? जी हाँ, देखिए परमाणु बम जहाँ तक कि उसको जब वो गिर जाएगा, बम एक बार उपयोग में आ गया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। केवल एक ही तरीका है कि हम ऐसे हालात ही उत्पन्न न होने दें कि परमाणु बम कोई देश दूसरे देश में फेंके या डाले, क्योंकि उसके बाद कितना भी कोशिश की जाए, क्योंकि हम सारा का सारा जो इतना प्रदूषण फैल चुका है उससे वापस कुछ भी नहीं कर सकते। और एक खासियत ये होती है इन पदार्थों में कि ये 2-3 दिन में समाप्त नहीं होते, सालों तक इनका विखंडन होता रहता है। यानी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ, दूसरे पदार्थ से तीसरा और तीसरे से चौथा, इस प्रकार सालों तक ये विखंडन नाभिक का होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये आप देखिए नागासाकी और हिरोशिमा पर कौन कौन से बम डाले गए थे, इनका एक चित्र है टेलीटॉप पर आप देख रहे हैं। ये परमाणु बम जो कि हिरोशिमा पर इस बम को गिराया गया था और नागासाकी पर ये जो आप थोड़ा सा मछली के आकार का बम देख रहे हैं, इस बम को गिराया गया था और काफ़ी वजन था, काफ़ी बड़े बम थे। और इन बमों को सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब ये बम गिराया जा रहा था तो जिस प्लेन में बम ले जाया जा रहा था, यानी जिन लोगों ने, जिन श्रमिकों ने काम किया था काफ़ी कुछ परमाणु ऊर्जा पर, उन्हें ये पता ही नहीं था कि इस विध्वंसक कार्य के लिए इतनी हमसे काम करवाया जा रहा है। बहुत ही गोपनीय रखा गया था इसे। और जब ये सब हादसा हुआ उसके बाद पता चला वहाँ के लोगों को कि हम इतने ख़राब काम के लिए ये काम कर रहे थे। तो बहुत ही स्थिति कई बार ऐसी हो जाती। ये देखिए आप, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के कारण जो विनाश हुआ, ये विनाश लीला संपूर्ण, यहाँ सब कुछ नष्ट हो चुका है। यहाँ आपको कोई मनुष्य वहाँ का जीवित नहीं बचा है और आसपास भी काफ़ी विकिरण फैल गया है। इस प्रकार विनाशकारी ये दिखाया गया है और हम इसे रोक सकते हैं जब हम नाभिकीय ऊर्जा को बहुत ही अच्छे कामों के लिए लगाएं। जैसे कि नाभिकीय रिएक्टरों का हम बिजली के लिए उपयोग कर सकते हैं, अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। चिकित्सा में जब कैंसर हो जाता है तब वहाँ पर रेडियोधर्मी विकिरण डाले जाते हैं ताकि वहाँ की जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएं। तो इस प्रकार बहुत अच्छे भी काम के लिए हम परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा को उपयोग में ला सकते हैं। संगीता जी, मैंने सुना है कि नाभिकीय विकिरणों के द्वारा कई प्रकार के शरीर में कैंसर भी हो जाते हैं मनुष्य के मन में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो नाभिकीय विखंडन के पश्चात जो पदार्थ बचते हैं या जो विकिरण होते हैं वो सीधे सीधे न सिर्फ मनुष्य पर बल्कि अन्य जीव जंतु और वनस्पतियों पर, उनकी कोशिकाओं पर, उनके ऊतकों पर, उनके शरीर के सभी अंगों पर इतना खतरनाक प्रभाव डालते हैं कि उससे सबसे ज़्यादा हड्डियों में कैंसर और त्वचा में कैंसर होता है, जिसे साथ में ल्यूकेमिया भी हो जाता है। और इसके अलावा सबसे जो खराब बात है कि वो जीन्स को इफेक्ट करते। जीन्स यानी कोशिका में उपस्थित जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक इकाई होती है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक
अनुवांशिक गुणों को ले जाती है। अगर माँ बाप मान लीजिए रेडियो एक्टिव विकिरण से प्रभावित होते हैं तो उसका सीधा असर उनके आगे आने वाली पीढ़ी पर या संतानों पर पड़ता है कि जो विकृति उनके पेरेंट्स में या माँ बाप में हुई है वो उनमें भी आ जाती है, चाहे वो शारीरिक विकृति हो या मानसिक विकृति हो। जब रेडिएशन या विकिरण बहुत ज़्यादा होते हैं तो तुरंत मृत्यु हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो वातावरण के हम रेडियो एक्टिव विकिरण ग्रहण करते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि हम मौत के मुंह बिल्कुल कगार पर खड़े हुए हैं और कभी भी मृत्यु हो सकती है। अभी आपको संगीता जी ने बताया कि नाभिकीय विकिरणों से कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर के अंदर नाभिक में जो न्यूक्लियस में जो उपस्थित होते हैं जीन्स, उनके ऊपर भी प्रभाव होने लगता है और एक पीढ़ी तो क्या कई पीढ़ियों तक इसका असर रहता है और आने वाली पीढ़ी इससे ग्रसित हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि कितना खतरनाक है ये खेल, परंतु दूसरी ओर देखते हैं कि ये हमारे लिए लाभकारी भी उतना ही होता है। ये मनुष्य के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका उपयोग किस तरह से करे। छात्रों, आज हमने पढ़ा कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार से ऊर्जा निर्मित की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में हम कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ों का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ हम शीतलक के रूप में तरल सोडियम का और भारी जल का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं और फिर इन टरबाइन के द्वारा हम विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे बहुत सारे उद्योगों को चलाने के लिए काम में आती है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि हमारे देश में कहाँ कहाँ पर ऐसे संयंत्र हैं और हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत कार्य किया हुआ है। साथ ही साथ संगीता जी ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी कि इनके प्रदूषण जो हैं उनसे हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं और इन हानियों को दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। ये हमारे देश में जो ऊर्जा का संकट है, जिसके कारण कि आज हम धीरे धीरे पेट्रोल कम होता जा रहा है, कोयला कम होता जा रहा है और इस तरह एक समय आएगा कि हमें पूरी तरह से नाभिकीय ऊर्जा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा में जो पदार्थ हम उपयोग में लाते हैं उसकी थोड़ी सी मात्रा से ही हमें बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और उसी से हम ऊर्जा संकट से बच सकते हैं। तब आज हमने ये जो सारी जानकारी प्राप्त करी है, ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य है। संगीता जी, अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं अपने दोस्तों से अनुरोध करूंगी कि यदि इस बारे में उन्हें कोई भी परेशानी है या कोई चीज़ कठिन लगती है तो वो हमसे ज़रूर संपर्क करें ताकि हम उनकी इन कठिनाइयों को हल कर सकें। ये हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले अध्याय में हम ईंधनों के बारे में जानेंगे। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, ईंधनों का वर्गीकरण क्या होता है और ईंधनों के उपयोग क्या होते हैं। तो दोस्तों, अब हम अगले इसमें मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।